नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ मोड यूपीएससी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज इस विशेष श्रृंखला के तहत एक और कानून देखना है। पर्यावरण समस्या संबंधी कानून है। पर्यावरण समस्या को दूर करने के लिए भारत में से स्पेसिफिकली यह कानून लाया गया है। और जैसे इस भाग 11 के तहत इस पुस्तिका जिसके ऊपर हमारी पूरी यह श्रृंखला आधारित है, जो आपको मालूम है, तो यह भाग 11 के अंतर्गत विशेष करके जो पर्यावरण संबंधी जो कोई हमारे कानून है, जो कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है, जो उनको जो है प्रिजर्व करने के लिए है, एवं जो बायोडाइवर्सिटी है भारत की, जो जैव विविधता है, उनको बचाने के लिए है, उनको बढ़ावा देने के लिए है, जिनके तहत काफ़ी सारे कानूनों को देखा। फॉरेस्ट एक्ट देखे, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो देखे, फिर एनवायरमेंटल एक्ट देखा, और यहाँ अब एनवायरमेंटल एक्ट में से ही दो अब नए एक्ट में देखने हैं, जिनके तहत आज का यह पहला एक्ट है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एंड इसके पश्चात का जो कि लेक्चर 87 रहेगा, वो रहेगा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, मगर वो 7 साल बाद यानी कि 1981 में आया था। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में सिमिलर है और एनवायरमेंटल के प्रति एक जो है एवेन्यू है उसकी रक्षा करने की बात करते हैं। यहाँ वाटर के बारे में कहा गया है, तो इस कानून का जो मूलभूत उद्देश्य है वो अपने आप में पूरे भारत भर में जो वाटर बॉडीज है अक्रॉस द कंट्री, उनको संरक्षित करना, उनको प्रिजर्व करना, उनकी वाटर क्वालिटी में बढ़ावा करना, पोल्यूशन अगर है तो रोकना। ठीक है, तो इन उद्देश्यों के साथ यहाँ एक मैकेनिज्म भी इस कानून ने सेट किया। ठीक है, जिनके तले वाटर पोल्यूशन बोर्ड्स की स्थापना की गई एट सेंटर एंड स्टेट लेवल्स। ठीक है, दोनों स्तर पर। तो यहाँ कुल मिलाकर यह कानून अपने आप में महत्वपूर्ण है। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया, इसके पश्चात का हमें द एयर देखना है, तो वो इसके सिमिलर है। ठीक है, जो पूरा मैकेनिज्म यहाँ सेट किया गया है वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, वही पूरा मैकेनिज्म एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए सिमिलरली जो है सेट किया है सरकार ने दोनों कानूनों के जरिए। तो यहाँ इस कानून के तहत फिलहाल हमें वाटर के बारे में देखना है। साथ ही जैसे आपको मालूम है कि यह आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तो ये पूरी श्रृंखला जिसके तले हम लोग महत्वपूर्ण ऐसे कानूनों की बात करते हैं जिन्होंने आज के भारत का निर्माण किया या भारत का स्वरूप बदला, वो यह पूरी सारी श्रृंखला हम लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। साथ ही आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको काफ़ी सारे एग्जामिनेशन रिलेटेड रिसोर्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग मिलेगी, जहाँ से आप आपकी नोट्स बना सकते हैं। इनफैक्ट आपको जो है PDF डाउनलोड करने का भी मौका मिल सकता है अगर आप हमारे साथ रजिस्टर करेंगे तो आज ही रजिस्टर कीजिए हमारे साथ, और सारी वेबसाइट जो है उस तक पहुँच पाए। साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक के तले आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ हमारी अपडेट्स आती है, तो आप वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और रही बात इस माध्यम की जिसके थ्रू आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, साथ ही हमारे वीडियोस को देखिए, इनमें से नोट्स बनाइए, और यू कैन रिएक्ट एज वेल। अब आज की मूल बात जिसके तले हमें यह पूरा कानून देखना है, जो कि जैसे हमें मालूम है एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। अब इंट्रोडक्शन से चर्चा शुरू करनी है। दो बिंदु सबसे प्रथम, जिनमें पहला बिंदु कहता है कि एक्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन दैट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन ऑफ एजेंसीज एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंट्रस्टेड विद द पावर टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण और उसको रोकने के लिए एक मैकेनिज्म। तो यह कानून कुछ नहीं करता, मगर जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक तंत्र की स्थापना करता है। ठीक है, एक निश्चित तंत्र की स्थापना करता है, जिन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें पूरे भारत भर में जो जल प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस से हो रहा हो या चाहे वो अन्य किसी कारण से हो रहा हो, उनको रोकना है। और यह तंत्र में प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की बात की गई। प्रदूषण बोर्ड, ठीक है, दोनों स्तर पर, केंद्र एवं राज्य दोनों के स्तर पर इसकी स्थापना का पहला इसका उद्देश्य था। Act is the reflection of India's responsibility in maintaining pollution standards within the territory, fulfilling the international obligations. Yes, because as we all know, there are international obligations, and in various international obligations या international conventions, India is signatory. ठीक है, भारत ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि भारत उन मंचों का, उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सभ्य है। तो यहाँ ये कानून अपने आप में भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को भी परिपूर्ण करता है, तो उस उद्देश्य भी यहाँ
एक कहीं ना कहीं जो है इस कानून के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिनमें सबसे प्रथम जो कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट थी, जो कि 1972 में स्टॉकहोम में जो मिली थी, ठीक है, यहाँ फैसला हुआ था कि भाई हमें अब जो मानव पर्यावरण है, ह्यूमन एनवायरनमेंट है, उन्हें हमें सुधारना चाहिए, और या उसे सुधारने के लिए हमें कुछ कार्य करना चाहिए, और उसके तले वेरियस पोल्यूशन कंट्रोल जो एक्ट्स थे उनका गठन किया गया। वेरियस पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स वेर फॉर्म्ड वर्ल्ड वाइड, और जिनमें भारत का भी जो है यह कानून है, ठीक है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन की बात थी कि भाई किस तरीके से यहाँ भारत में ऐसे प्रदूषण विरोधी कानूनों को लाया गया। तो एक तो अपनी हमारी समस्या थी जो हमने देखा इंटरनल, और दूसरी थी वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की बात थी। अब बैकग्राउंड देखना है कि कैसे यह कानून जो है वो फला फूला, इसका ग्रोथ कैसे हुआ। 3 बिंदु में यह चीजें देखेंगे, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु में लिखा गया है कि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972 एंड इट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम, जिसका जिक्र हमने किया। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेटेड कंट्रीज डिसाइडेड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ। यस, जो कुदरती संसाधन है, सारी चीजें उनमें है जो कुदरती हमें मिल रही है, जल, वायु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुदरती संसाधन को प्रिजर्व करना है, उन्हें रक्षण प्रदान करना है, रक्षण प्रदान करना। So this was the primary objective. Thus, to uphold the government of its international obligation, it formulated the Water Prevention and Control Pollution Act 1974. तो अपनी समस्या तो थी ही थी, ठीक है। भारत में जो वाटर बॉडीज थे वे तो पोल्यूट हो ही रहे थे बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। तो वो तो समस्या थी ही थी, मगर एक अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी था जो हमें परिपूर्ण करना था, और वही उस जो है आप कह सकते हो कि उसे ही कंक्लूड करने के लिए हमने यहाँ यह कानून लाया, ठीक है। तो ये इसके बैकग्राउंड की बात है। अब हमें यहाँ से इस कानून के ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिकली हाईलाइटेड देखने हैं, और साथ ही में इनके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो प्रमुख प्रावधान है, उनको भी हमें देखना है और यह कानून को समझना है। और मैं आपको बता दूं कि यह कानून समझने के बाद आपको एयर पोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र कुछ ही चीजें आपको जो दोनों में डिस्टिंक्ट है वही आपको याद रखनी पड़ेगी, अन्यथा सारा मैकेनिज्म, सारी बातें एक ही है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द वाटर एक्ट हैज 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव। इसके 2 या आप कह सकते हो कि द्विउद्देशीय है। फर्स्टली टू प्रोवाइड for prevention and control of water pollution and to maintain or restore its quality and wholesomeness, ठीक है। अगर वाटर पोल्यूशन है तो उसे कंट्रोल करे या उसे बंद करे, और जो वाटर बॉडीज है उनकी क्वालिटी है वाटर की जो है वो बनाए रखे एक स्तर पर। और दूसरा ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर दैट द एंटायर अफोरमेंशन आर अचीव्ड। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट सेंटर एंड द स्टेट लेवल्स। और दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि जो पहला उद्देश्य है वो ठीक तरीके से परिपूर्ण किया जाए, और उसे जो है अच्छी तरीके से लागू करने के लिए, अच्छी तरीके से उसे उसका अमलीकरण करने के लिए एक मैकेनिज्म की भी बात की गई, जिनके तले सेंटर और स्टेट लेवल पर ऐसे पोल्यूशन बोर्ड्स की स्थापना की जाएगी। एंड द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ दिस बोर्ड। तो इस कानून में यह बोर्ड कैसे कार्य करेगा, बोर्ड की शक्तियाँ क्या रहेगी, और उनका दायित्व क्या रहेगा, उनके कार्य क्या रहेंगे, उसके बारे में ही चर्चा की गई है, जिनको हमें देखना है। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, सबसे प्रथम बिंदु में एप्लीकेशंस ऑफ द एक्ट की बात की गई कि किस तरीके से यह लागू होगा। द एक्ट वाज मेड एप्लीकेबल टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एट वन गो। यस, पूरे भारत में इसको एक ही झटके में लागू कर दिया था, प्रथम बार ही। द स्टेट ऑफ आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज वर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट दिस एक्ट। यस, तो इन सारे राज्यों को जो है यह कानून अपने आप में लागू करना था। Whereas all of the state had the power to adopt same by passing a resolution under Article 252 of the Constitution, ठीक है। 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को एक जो है सत्ता देता है कि वे सेंट्रल्स ऑब्लिगेशन को परिपूर्ण करने के लिए कानून ला सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट
इनको तो आवश्यक रूप से करना ही था इन राज्यों को, मगर यहाँ इनके लिए एक यह व्यवस्था दी गई थी, देयर वाज सम लिबर्टी फॉर फ्यू स्टेट्स। दूसरे बिंदु में पोल्यूशन की बात की गई कि पोल्यूशन दरअसल होता क्या है, उसका आप उसकी आप कह सकते हो कि एक जो है लीगल आइडेंटिटी या लीगल डेफिनेशन यहाँ दी गई है। द एक्ट डिफाइंस द वर्ड पोल्यूशन एज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर or alteration of its physical, chemical or biological properties by the way of discharge of either sewage, trade effluent or any other material of any physical form which makes the water harmful for use for any purpose whether agriculture, domestic or commercial। yes, तो बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेशन दी गई है, ये सिंपल है, ठीक है, वैज्ञानिक है मगर सरल है। कहा गया है कि किसी भी किस्म के कंटामिनेशन यानी कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर अगर डिटीरियोरेट हो तो उसे कंटामिनेट कहते हैं। तो किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी एफ्लुएंट हो, चाहे वो सीवेज हो, चाहे वो ट्रेड एफ्लुएंट हो, या चाहे वो कोई भी ऐसी सॉलिड चीज हो, सॉलिड पदार्थ हो जो पानी में डालने से पानी बिगड़ता है या जल की जो गुणवत्ता होती है वो कम होती है, तो उसको पोल्यूशन कहता है, उसे जल प्रदूषण कहा जाएगा। और अगर पानी बिगड़ा तो वो किसी भी काम में नहीं आएगा, ना वो घरेलू उपयोग में आएगा यानी कि डोमेस्टिक पर्पस में उसको उपयोग में नहीं ले सकते, नहाने धोने में, पीने में, फिर कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी उसे जो उपयोग में नहीं ले सकते, और जो है एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए भी उसे उपयोग में नहीं ले सकते अगर ऐसे स्पेसिफिक जो है साइंटिफिक आप कह सकते हो कि साइंटिफिक एलिमेंट से वाटर हार्म हुआ हो, ठीक है, अन्यथा वो जो है टॉक्सिक हो जाएगा, जिसकी बदौलत उसे एग्रीकल्चरल यूज में भी नहीं ले सकते। तो यहाँ कोई भी कारणसर अगर पानी की प्रॉपर्टी चेंज हुई, बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल, तो उसे प्रदूषण कहा जाएगा, ऐसी यह व्याख्या जो है वो हमें कहती है। तीसरे बिंदु में सेंट्रल बोर्ड, यानी कि जैसे हमने देखा सेंट्रल वाटर पोल्यूशन बोर्ड की बात की गई है, कैसे इसका गठन होगा और किस तरीके का इसका कार्य एवं इसका जो है ढांचा होगा। एज पर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इट शैल हैव अ फुल टाइम चेयरमैन, मैक्सिमम ऑफ 5 members representing the central government, maximum of 5 members amongst the member of state board, maximum of 3 members representing the interest of agriculture, fishery or any other industry, 2% representing the government cooperation, and full-time members secretary appointed by the central government. So this whole is the structure of the board, ठीक है। अलग अलग जो है स्टेक होल्डर्स है गवर्नमेंट में, उन ऑफिसर्स में से जो है कुछ कुछ लोगों को या कुछ कुछ जो है अधिकारियों को चुना गया है। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर, जिनमें एक फुल टाइम चेयरमैन रहेंगे, फिर 5 ऐसे मेंबर रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि मंत्री, एनवायरमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री होती है उनके सचिव, ठीक है, इत्यादि अलग अलग स्टेक होल्डर्स। फिर 5 ऐसे जो कि स्टेट बोर्ड में से रहेंगे, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड में से मैक्सिमम यह आंकड़े हैं, और मैक्सिमम ऑफ 3 members रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरी और एनी अदर इंडस्ट्री, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के तज्ञ उनके मैक्सिमम 3 प्रतिनिधि होंगे, एवं 2 persons रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट कोऑपरेशन, 2% गवर्नमेंट कोऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले, एंड फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस 1, ठीक है, विच इज सेक्रेटरी विच लुक आफ्टर द क्लरिकल वर्क और मैनेजमेंट, ठीक है। तो इतने लोगों से यह पूरा बोर्ड जो है वो चलता है। चेयरमैन प्लस 5 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14 प्लस 2 16 एंड 17, ठीक है। अब यहां आपको समझना है कि सेम गोज दिस ऑल थिंग सेम गोज विथ एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेम मोडस ऑपरेंडी से, सेम मैकेनिज्म से दोनों चीजें भारत में एप्लीकेबल है, दोनों कानून भारत में एप्लीकेबल है। अब द सेंट्रल बोर्ड शैल बी a body corporate and shall have the powers of the same, yes। तो ये कॉर्पोरेट बॉडी होगी, ये जो बोर्ड होगा वो, और उसे जो कॉर्पोरेट बॉडी के जो कॉर्पोरेट जो स्वरूप में जो अंग होता है उनके जो है इक्विवेलेंट पावर्स उनको अलॉट किए जाएंगे, पावर्स उनको दिए जाएंगे, ताकि वे इस कानून के मूलभूत उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्य कर सके। फिर चौथे बिंदु में स्टेट बोर्ड्स का जिक्र है, जिनके तले सेक्शन 4 में सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 3 एंड यहाँ स्टेट बोर्ड सेंट्रल सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड दिस बोर्ड शैल हैव अ चेयरमैन।
nominated by the state government. Maximum of 5 members representing the state government, maximum of 5 members representing the local authorities, क्योंकि अब स्टेट आया तो लोकल अथॉरिटीज का भी यहाँ प्रतिनिधित्व आवश्यक है. At central level it was the representation was done by states, मगर यहाँ अब स्टेट बोर्ड की बात है तो अब रिप्रेजेंटेशन लोकल अथॉरिटीज का होगा. ठीक है, तो यहाँ सेम स्ट्रक्चर. ठीक है, मगर यहाँ जो 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के थे सेंट्रल बोर्ड में, वो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के हो जाएंगे. ये 5 जो है वो लोकल अथॉरिटीज के हो जाएंगे. फिर ये 3 जो है वो तो सेम जो है सेक्टर के रहेंगे, सेक्टर के विषय तज्ञ, जिनमें औद्योगिक क्षेत्र के हैं या आप कह लीजिए प्राथमिक क्षेत्र के हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र के हैं. ठीक है, 2% रिप्रेजेंटिंग द स्टेट कोऑपरेशन. वहाँ सेंट्रल कोऑपरेशन था, यहाँ स्टेट कोऑपरेशन एंड फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर हमें एक सिमिलरिटी दिख रही है, और यही सिमिलरिटी हमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मैकेनिज्म में भी दिखेगी, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो, दोनों ही पैरेलल है. अब फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड. द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड इज टू प्रमोट क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स इन इंडिया. यस, क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स इन इंडिया. Second, it also has additional functions of advising the central government regarding the prevention and control of water pollution. Yes, ठीक है, ये एडिशनल फंक्शन है मगर जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जिनके तले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी नीति बनाती है, इनकी सलाह ली जाती है और सरकार अपनी नीति बनाती है. कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज एंड रिसोल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट बोर्ड. अगर कोई स्टेट बोर्ड के बीच में कोई जो है समस्या है तो उनका निराकरण करे, उनका समाधान लाए, ये भी एक उनका कार्य है. प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड अदर सपोर्ट टू द स्टेट बोर्ड. यस, किसी भी किस्म की सहायता स्टेट बोर्ड को दी जाएगी सेंट्रल बोर्ड के द्वारा. ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एंगेज्ड इन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. ठीक है, जो व्यक्ति, भारत के नागरिक जो पानी प्रदूषण को कम करने के लिए या पानी प्रदूषण को कम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जो एक्टिव है, उनको साइंटिफिक ट्रेन किया जाए, वो भी सेंट्रल बोर्ड का दायित्व है, उनका कार्य है. ऑर्गेनाइजिंग मास मीडिया प्रोग्राम्स रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि अवेयरनेस कैंपेन. ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन यहाँ सेंट्रल बोर्ड के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए. कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन. यस, अलग अलग बॉडीज के सैम्पलिंग के तहत, लैब टेस्टिंग के तहत यहाँ उनको एनालिसिस करना है, डेटा कलेक्ट करके कि भाई किस तरीके का जो है औसत जल प्रदूषण प्रदेश में पाया जा रहा है. लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. यस, which levels are considered for severe pollution, which considered are for mild, what is clean. ठीक है, तो ये सारे परिमाण भी यहाँ इस जो है बोर्ड के द्वारा सरकार के कंसल्टेशन में तय किए जाएंगे. दे विल एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली विल पब्लिश इन द गेजेट ऑफ देयर ओन. ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से यह चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. प्लानिंग नेशन वाइड प्रोग्राम्स फॉर कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन एंड परफॉर्म ऑल फंक्शंस एज रिक्वायर्ड. यस, तो कुल मिलाकर जल प्रदूषण के लिए जो कुछ भी आवश्यक जो है शक्य है वो किया जाए, और वो कार्य यहाँ इस बोर्ड के जो है दायित्व में आते हैं. ठीक है, सिंपली यह सारी चीज़ें जो कि वाटर पोल्यूशन को रोकने में कार्य बहुत ही कारगर है. ठीक है, वेरी इफेक्टिव. अब छठे बिंदु में फंक्शंस ऑफ द स्टेट बोर्ड. कुछ फंक्शंस में जो है फेरफार आएंगे और कुछ फंक्शंस सिमिलर रहेंगे. द स्टेट बोर्ड फंक्शन एज अ प्लानिंग functions of planning a comprehensive program for controlling water pollution in state, ensuring its execution, advising the state government. Yes, तो सबसे प्रथम तो राज्य के जो वाटर बॉडीज है उनको साफ सुथरा रखने के लिए, उनको प्रदूषण रहित रखने के लिए जो है वे जिम्मेदार है, वे उसका पहला प्रथम कार्य है. दूसरा, राज्य सरकार को सलाह देना. राज्य सरकार अकॉर्डिंगली अपनी जल प्रदूषण की नीति बनाएगी. स्टेट गवर्नमेंट विल फ्रेम अकॉर्डिंगली वाटर पोल्यूशन पॉलिसी. ठीक है, in consultation with state boards, state water pollution boards. फिर कहा गया है कि एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मैटर्स कंसर्निंग वाटर पोल्यूशन, कलेक्टिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन. यस, तो फिर से वो सैम्पलिंग, लैब टेस्टिंग. ठीक है, फिर जो है लेवल्स है वो तय करना, वो भी यहाँ राज्य सरकार के कंसल्टेशन में स्टेट बोर्ड जो है वो उन्हें सलाह देगा कि भाई इस तरीके के लेवल्स को सीवियर कहते हैं, इस तरीके के लेवल्स को माइल्ड कहते हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ स्टेट बोर्ड्स के द्वारा
करवाई जाती है, एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स इन इंस्पेक्टिंग एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड प्लांट्स, ठीक है, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट। यस, क्योंकि देखिए यहाँ सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल है, सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, यहाँ स्टेट बोर्ड। अब जो स्टेट, सपोज समझ लीजिए कि भाई बिहार है, या समझ लीजिए यूपी है, जहां आमतौर पे आज गंगा जो है, रिवर गंगा, वो बहुत ही पोल्यूटेड है, और यहाँ जो ये कंट्रोल बोर्ड्स है वो बहुत ही इनइफेक्टिव साबित हो रहे हैं, और जो है इनकी टिकाई भी बहुत ही होती है क्योंकि इनके पास पावर नहीं है, ऐसा जो है अक्सर एक्सपर्ट्स एंड क्रिटिक्स के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। तो सपोज यह हम उदाहरण के तौर पर ले लें, तो यह जो स्टेट बोर्ड्स है वे अपने पूरे जुरिस्डिक्शन में, चाहे वो जो कोई भी क्षेत्र हो, अपने पूरे जुरिस्डिक्शन में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। उन इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंस के लिए भी एक पैरामीटर सेट करेंगे कि भाई आप किस लेवल तक के एफ्लुएंस डिस्चार्ज कर सकते हो सीधे पब्लिक वाटर बॉडी में, ठीक है, और किस तरीके के एफ्लुएंस को आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो, वो भी डिफरेंशिएट यहाँ स्टेट बोर्ड करता है इन कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट। ट्रेड एफ्लुएंट एंड परफॉर्म सच अदर फंक्शंस, और दूसरे अन्य सारे कार्य जो कि अपने प्रदेश में, अपने राज्य में जल प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी हो, वो सारे इनके द्वारा किए जाएंगे। तो ये फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड की बात थी। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, चैप्टर 5, which is important and it talks about the prevention and control of water pollution, ठीक है। There are certain provisions which are dealing with it. The state government in consultation with the state board may restrict the application of the act and define control areas where the act would be applicable, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल एरियाज सरकार स्टेट बोर्ड के साथ कंसल्ट करके ऐसे एरियाज नोटिफाई कर सकती है, अधिसूचित कर सकती है, जिनके तले वाटर पोल्यूशन को जो है कम करने की मांग या आवश्यकता बहुत ही अधिक हो, ठीक है, जो है तत्काल कुछ समाधान करने की आवश्यकता हो, तो ऐसे एरियाज को यहाँ कंट्रोल एरियाज घोषित कर सकती है। इनफैक्ट एयर जो बोर्ड होते हैं, पोल्यूशन बोर्ड, वे भी यहाँ सेम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्ट कब जो इन रिगार्डिंग विथ एयर पोल्यूशन भी सेम कर सकती है, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित कर सकती है, जो हम आगे देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में। फिर द स्टेट बोर्ड इज एम्पावर्ड विथ पावर्स टू मेक सर्वे एंड कलेक्ट वाटर सैंपल फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड वेल्स, एंड दे कैन ऑल्सो गिव डायरेक्शंस टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम। यस, तो यहाँ कुल मिलाकर सैंपलिंग एंड सर्वे इस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा अपने राज्य के विस्तार में। द बोर्ड हैज ऑल्सो पावर टू टेक सैंपल्स ऑफ एनी एफ्लुएंट फ्रॉम एनी प्लांट और वेसल दैट इज बीइंग डिस्चार्ज्ड इन एनी स्ट्रीम। यस, तो यहाँ ये भी जो इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट्स है उनके सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं, और अगर जो प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर्स है अगर उससे अधिक पाए गए तो इन दैट केस दे कैन पेनलाइज। द स्टेट बोर्ड हैज ऑल्सो द राइट टू एंटर एनी टाइम to and conduct and inspect as per section 23 of the act। yes, तो section 23 of the act स्टेट बोर्ड्स को यह अधिक पावर देता है कि वे किसी भी प्रीमाइसिस में, किसी भी इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल प्रीमाइसिस में एंटर कर सकते हैं। दे कैन सर्च, दे कैन सीज एंड दे कैन प्रोसीड। तो कुल मिलाकर यहाँ उनको यह सत्ता दी गई है। It also has power to prohibit and restrict the discharge of effluent and other material into stream. Any person aggrieved by any order of the state board can appeal to the appellate authority. From there the appeal goes to the NGT, ठीक है। इन दैट केस अगर कोई असंतुष्ट है, सामने वाला पक्ष, अगर बोर्ड ने कोई कदम लिया, तो अगर जो पार्टी है, जो एग्रीविड पार्टी, अगर वो असंतुष्ट है तो दे कैन अप्रोच टू अपीलेट अथॉरिटी, और अपीलेट अथॉरिटी से अगर आगे जाना है तो NGT आएगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और अगर NGT से भी आगे जाना है देन ओनली सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द एपेक्स जुडिशरी इन द कंट्री, ठीक है। तो ये इनके जो है अपील का मैकेनिज्म है। पेनल्टी, चैप्टर 7 ऑफ द एक्ट डील्स विथ पेनल्टी, यानी कि दंड, अकॉर्डिंग टू विच द ऑफेंडर्स कैन बी इम्प्रिजन्ड एंड फाइंड फॉर वायोलेटिंग द प्रोविजंस मेंशन्ड देयरिन। यस, तो यहाँ दंड के भी प्रावधान है, जिनके तले अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, ठीक है, तो उन्हें यहाँ सजा हो सकती है। वो बात यहाँ लिखी गई है स्पष्ट रूप से। फिर वाटर लेबोरेटरी, ठीक है, जिसकी स्थापना यहाँ करने का प्रावधान है, जिसके तले सैंपल्स को
टेस्ट किया जाएगा और उनके लेवल्स, उनके जो पोल्यूटेंट्स के लेवल्स हैं जो जल में मौजूद होते हैं, जो है उनके डेटास को यहाँ एनालाइज किया जाएगा। वाटर लेबोरेटरी ईच शैल बी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि प्रति स्टेट के लिए एक वाटर लेबोरेटरी होनी आवश्यक है। इट्स अलाउ द फंक्शन ऑफ एनालाइजिंग सैंपल्स ऑफ वाटर एंड एफ्लुएंस ऑफ द इंडस्ट्रीज वेरेवर रिक्वायर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यस, और ये टुकमा मैकेनिज्म की बात है कि भाई अगर सपोज यहाँ इस कानून ने यह पावर्स तो दे दी है, ठीक है, मगर अगर इन पावर्स को कार्यान्वयन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ ये सत्ताएं भी दी गई या ये मैकेनिज्म भी दिया गया कि भाई आपको सत्ता तो मिल गई कि भाई आप सैंपल्स तो कलेक्ट कर लिए, मगर वो अब टेस्ट करने कहाँ जाओगे, तो ये टेस्टिंग मैकेनिज्म भी यहाँ इस कानून के द्वारा ही प्रदान किया जा रहा है, दैट इज वाटर लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये सारे कुछ इसके प्रमुख प्रावधान थे और इसके अमलीकरण की एक ब्लूप्रिंट थी। अब यहाँ हमें अमेंडमेंट देखने हैं। एज ऑफ नाउ देयर हैज बीन 2 अमेंडमेंट्स, 2 ही अमेंडमेंट हुए हैं। एक 1978 में, उसको भी देखेंगे संक्षिप्त में किस बारे में अमेंडमेंट था, एंड अदर वन वाज इन 1988, यानी कि 10 साल के बाद। ठीक है, फर्स्ट वन 1978 वाला कहता है कि रेटिफाइड शॉर्ट कमिंग्स इन द एक्ट, जो कुछ ऐसी जो क्षतियां थी उसको परिपूर्ण करने के लिए 1978 का यह संशोधन इस कानून में लाया गया था। अमेंडमेंट गिव पावर टू द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ वाटर एक्ट टू एडमिनिस्टर एज ए सिंगल अथॉरिटी टू कंट्रोल पोल्यूशन विद इन द होल कंट्री। यस, सिंगल अथॉरिटी, उनको एक जो है पावर दिया गया इस अमेंडमेंट ने पोल्यूशन बोर्ड्स को, वाटर पोल्यूशन बोर्ड्स को, कि भाई वे भारत भर में जल प्रदूषण को कम करने के लिए वे एपेक्स अथॉरिटी है और उनके कार्य को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और उनको आप समझ लीजिए कि सत्ता जो है में वृद्धि देखी गई। ठीक है, सिंपली 1978 के इस कानून के संशोधन से। एंड 1988 के संशोधन में अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर चेंजेस इन पावर्स एंड फंक्शन, सेम फॉर चेंजेस इन पावर्स एंड फंक्शंस, मगर यहाँ जो है वो अधिक इजाफा हुआ था, अधिक इजाफा पावर्स में। यहाँ भी कुछ फेरफार हुए, मगर जितने पावर्स यहाँ बढ़े थे 1978 के इस जो है संशोधन से, इतने पावर यहाँ 1988 के संशोधन से नहीं बढ़े थे, मगर कुछ फेरफार जरूर हुआ था। तो दिस वर द अमेंडमेंट। अब आज का आखिरी पहलू इस उपाख्यान का, जिसके तले हमें आलोचनात्मक बिंदु देखने हैं इस कानून के, एवं साथ ही में इसके महत्व की भी चर्चा करनी है, जिनमें आलोचना से हम लोग शुरू करेंगे। 2 बिंदु है। प्रथम बिंदु कहता है कि करंट स्ट्रक्चर ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टैकल पोल्यूशन। ठीक है, 1978 से ज़्यादा पावर मिले, फिर भी ये इतना पावरफुल नहीं, इतना शक्तिशाली नहीं, इतना कैपेबल नहीं कि वो भारत में जल प्रदूषण को रोके। प्रथम बिंदु उसमें है। उपबिंदु है जो कि वो कहता है कि पोल्यूशन बोर्ड ओपिनियन शुड बी इंक्लूड इन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जो पोल्यूशन बोर्ड की जो राय है, उनका जो अभिप्राय है, वो डिसीजन में रहना चाहिए, जो डिसीजन सरकार के द्वारा लिया जाता है। यहाँ होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट बाइड। ठीक है, तो वे इग्नोर भी कर सकते हैं और इग्नोर कर ही रहे हैं, क्योंकि सरकार को एक तरफ विकास दिखाना है, औद्योगिकरण दिखाना है, शहरीकरण दिखाना है, तो उसमें जल प्रदूषण तो होगा ही होगा। ठीक है, और यहाँ ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो ये चाहता नहीं है। तो सबसे प्रथम बिंदु ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग में इनके ओपिनियंस, यानी कि कंट्रोल बोर्ड्स के ओपिनियंस को गिना जाए, उनको कंसिडर किया जाए। एंड सेकंड सब पॉइंट टॉक्स अबाउट दिस बोर्ड्स आल्सो स्ट्रगल विथ लेस इकोनॉमिक रिसोर्स, और उनको कुछ आर्थिक स्वाधीनता दी जाए, उनको कुछ एक आर्थिक बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी उन्हें जो है पर्याप्त नहीं है। ठीक है, जो वर्तमान है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसमें इजाफा किया जाए। और दूसरा बिंदु कहता है कि ऑल्सो एक्ट फॉल्स शॉर्ट बाय नॉट मेंशनिंग ग्राउंड वाटर एज द रिसोर्स एंड रिचार्जिंग द सेम। इसकी तकलीफ ये है यह कानून की कि वो मात्र और मात्र जो सपाटी जल है, जो सरफेस वाटर है, उनकी ही बात करता है, न कि जो है भूगर्भ जल की, यानी कि ग्राउंड वाटर की, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी एक अच्छा कंसिडरेबल जो है सोर्स ऑफ वाटर है, वहाँ भी एक खासा स्टॉक जमा है। ठीक है, और वो भी कंटामिनेट हो रहा है, उनके लेवल्स भी डिप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली द ग्राउंड वाटर्स आर एग्जिस्टिंग एट रॉकेट स्पीड आप कह सकते हैं, मगर यहाँ इनको गिना नहीं गया। तो ये इसकी एक दूसरी मगर महत्वपूर्ण टीका है। अब इंपोर्टेंस की बात करें तो 4 बिंदु है, जिनमें सबसे प्रथम कहता है कि एक्ट फोकसेस ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। यस, पानी प्रदूषण को
जो है कम करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए एवं नियंत्रित करने के लिए यह कानून फोकस्ड है। तो ये भारत का ऐसे प्रकार का प्रथम रहा। फिर दूसरे बिंदु में एक्ट शोकेसेस दैट इंडिया टुक अ वेरी अर्ली स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, ये कानून इतना पहले था क्योंकि इंडिया ऑब्लिगेटरी था 1972 के इंटरनेशनल कन्वेंशन से। तो यहाँ कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में भारत का यह एक बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि टाइमली, ठीक है, बहुत ही टाइमली कदम है। ठीक है, भारत ने जरा भी देर नहीं की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत या टिकाऊ विकास की दिशा में वो आगे बढ़ा। इनफैक्ट पूरे विश्व के लिए एक इंस्पायर बना या एक मोटिवेशन बना। अब दूसरे बिंदु में एक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस, तीसरे बिंदु में सॉरी, क्वासी जुडिशियल लाइक अथॉरिटी। यस, जो बोर्ड्स है, पोल्यूशन बोर्ड्स, ठीक है, वे एक्चुअली क्वासी जुडिशियल है। वे अपने आप में जल प्रदूषण के साथ जुड़ी हुई जो समस्या है उनमें समाधान कर सकते हैं, उनका फैसला दे सकते हैं। हालांकि एग्रीविड पार्टी they can approach to appellate authority or they can approach up to Supreme Court via specified mechanism, मगर यहाँ इनके पास भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज है अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, इन्हें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के कुछ पावर्स दिए जाते हैं, इनके तले वे जल संबंधी समस्याओं में फैसला कर सके। और चौथे बिंदु में कहा गया है कि एक्ट इन इट्स प्रीएम्बल ऑल्सो डिस्कसेस अबाउट प्रिजर्विंग होलसमनेस एक्वाटिक रिसोर्स, means the quality of overall water including ocean and potable water are of utter importance. Yes, इस कानून में मात्र और मात्र मीठे जल की ही बात नहीं की गई, मगर ओवरऑल एक्वाटिक रिसोर्सेज की बात की गई है। होलसमनेस ऑफ एक्वाटिक रिसोर्स विच इंक्लूड्स ओशन वाटर एंड पोटेबल वाटर, यानी कि पीने लायक पानी, पीने लायक यानी कि मीठा पानी, यानी कि हमारे लेक्स का, स्ट्रीम्स का, रिवर का। ठीक है, तो सारे प्रकार के जो सरफेस वाटर है उनको यहाँ गिना गया है, मगर जैसे हमने आलोचना में देखा कि ग्राउंड रिसोर्स वाटर नहीं गिना गया। और आज के दिन इनको इस कानून में शामिल करने की आवश्यकता है। इट इज नीड ऑफ द आवर टू इंक्लूड ग्राउंड वाटर अंडर द एम्बिट ऑफ एयर एक्ट या एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। और आखिरी बिंदु में कहा गया है कि एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स मोडस ऑपरेंडी फॉर इंडस्ट्रियल चार्ज एंड प्रोटेक्टिंग वाटर बॉडीज। यस, पूरी मोडस ऑपरेंडी यानी कि स्पेसिफिक प्रोसीजर। देखिए, मोडस ऑपरेंडी जो है वो एक लैटिन शब्द है और जो कि एक प्रोसीजर, एक निश्चित, एक डिस्टिंक्ट प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो भी यहाँ इस कानून के द्वारा प्रोवाइड की गई है कि भाई कैसे इंडस्ट्रीज़ के एफ्लुएंट को रेगुलेट किया जाए, उन्हें कंट्रोल किया जाए, उनके लिए पेनल्टीज के भी प्रावधान है और जो है मैकेनिज्म भी है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी भी है। तो कुल मिलाकर वाटर पोल्यूशन के मामले में यह एक होलिस्टिक कानून है। तो यही हम हमारे उपाख्यान को समाप्त करते हैं क्योंकि यह हमारा आखिरी पहलू था। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही इसके पश्चात के कानून में हमें एयर पोल्यूशन एक्ट देखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलर है। ठीक है, कुछ ही प्रावधान में जो है हमें कुछ डिफरेंस दिखेगा, अन्यथा सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमारे जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,